छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। तो अलग अलग ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में छापे की कार्रवाई की गई, तो वहीं कांकेर, राजनांदगांव में भी रेड जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन जारी है। दरअसल पिछले दिनों महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों को रिमांड में लेकर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और इस दौरान जो नाम सामने आए थे उनके घरों और ठिकानों पर अब छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर पर छापे की कार्रवाई की गई और फिलहाल कांकेर, राजनांदगांव में भी रेड जारी है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं, साथ ही तामेश्वर भी जुड़ चुके हैं। खोमन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, ईओडब्ल्यू का इतना बड़ा छापा, आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है ईओडब्ल्यू की तरफ से। खोमन, देखिए राधा, पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ, फिर क्यों कार्रवाई हो रही है उसको समझाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, चंद्रभूषण वर्मा जो एसआई हैं, जो अभी रिमांड पर है, उनके यहाँ कार्रवाई चल रही है। लगातार ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी वो पूछताछ कर रहे हैं। उसके घर के बाहर की तस्वीर देखिए, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। अंदर जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है वो चंद्रभूषण वर्मा के घर में पूछताछ कर रहे हैं। उनके भाई के घर और उनके घर में जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं वो पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत आधा दर्जन से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर में घर में एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कार्रवाई क्यों हो रही राधा, उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसके अलावा जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं उनके भी नाम सामने आएंगे। नाम सामने इसलिए भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे शराब से जुड़े जो मामले को लेकर ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने पिछले एक सप्ताह पहले लगातार जो आरोपी है उनसे पूछताछ की थी। सप्ताह दिनों तक पूछताछ होने के बाद जो आरोपियों से जो पूछताछ होने के बाद जो कुछ भी इनपुट निकला है, उसके अनुसार से अब अलग अलग प्रदेश के जिलों में कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसे जो नेता हैं और कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसके कार्रवाई के जद में आने वाले हैं। राधा, ठीक है खोमन, आप हमारे साथ बने रहिए। कांकेर चलते हैं, तामेश्वर आपके पास, वहां पर अभी किन किन घरों के ऊपर छापेमारी की गई है, किन लोगों पे कार्रवाई हुई है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करिए तामेश्वर। बिल्कुल राधा, इस वक्त जो है कांकेर में चारमा में विजय पांडे हैं। विजय पांडे जो है पुलिस विभाग में हवलदार है। उनके यहाँ जो है एसीबी की टीम यहाँ पहुंची है और वो जो है अपने घर में मौजूद नहीं है, इसलिए सुबह 5 बजे से जो है एसीबी की टीम बाहर है, उनके आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उनके घर में ताला लगा हुआ है। ये पूरा मामला जो है छापे का जो है महादेव सट्टा ऐप और शराब से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि जो विजय पांडे हवलदार है वो अपने घर में मौजूद नहीं है, इसलिए भी एसीबी की टीम को जो है बाहर खड़े रह के इंतजार करना पड़ रहा है। अभी भी टीम बाहर है। आधा दर्जन से ज्यादा से जो है अधिकारी और पुलिस के जवान जो है वहां विजय पांडे के घर के बाहर खड़े हुए हैं। जी राधा। जी तामेश्वर। खोमन, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी। खोमन, इस वक्त और कहां पर छापेमारी की जा रही है रायपुर में, इसके साथ ही कितनी देर पहले से यह कार्रवाई शुरू हुई? देखिए राधा, ये तड़के सुबह कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि जो ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को इनपुट मिला था उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के संतोषी नगर में चंद्रभूषण वर्मा के घर के बाहर में मौजूद हूँ। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। घर की बाहर की जो तस्वीर है वो आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो बाहर तैनात किए गए। आधा दर्जन से जो ज़्यादा अधिकारी है वो घर के अंदर है। घर के जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि कुछ और भी ज़्यादा इनपुट मिल सके। ये चंद्रभूषण वर्मा के घर की बाहर की तस्वीर है। एक और जो ठिकाना है उसके भाई का घर है, वहां भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में और जो शराब घोटाले जुड़े से मामले हैं उस पर नाम सामने आ जाएंगे। जी खोमन, तामेश्वर आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी टीम कांकेर में कार्रवाई कर रही है इस वक्त?
जी राधा, बिल्कुल बता दूं, शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप में पहली बार जो है ईओडब्ल्यू हो चाहे एसीबी हो, दोनों की टीम है यहाँ। पहली बार कांकेर में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी या फिर जांच एजेंसी का जो है यहाँ छापा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो हवलदार हैं विजय पांडे, वो चारमा के रहने वाले हैं और वो जो है इससे पहले दुर्ग में पदस्थ थे। दुर्ग में जब पदस्थ थे तो वहां जो है ईडी का छापा पड़ चुका है और बताया जा रहा है कि वो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जो है अभी वो कांकेर के अपने चारमा निवास में रह रहे थे और आज सुबह ही जो है अचानक एसीबी की टीम पहुंची है। हालांकि वो बताया जा रहा है कि अपने घर में मौजूद नहीं है। जी राधा जी ठीक है तामेश्वर। तो खोमन और तामेश्वर, आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी बीच आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन है ये। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन है। इसी के साथ आपको बता दूं कि दुर्ग में भी 2 सराफा कारोबारियों के घर पर रेड पड़ी है। तो दुर्ग में सांखला ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश सांखला और सहेली ज्वेलर्स के संचालक मदन जैन के महावीर कॉलोनी स्थित घर पर भी ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जिसमें महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। तो वहीं चारमा में हेड कांस्टेबल के घर पर दबिश दी गई और वहीं रायपुर में भी निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के भाई के घर पर भी जांच चल रही है। तो ईओडब्ल्यू इस वक्त सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग आरोपियों के घर पर रेड की जा रही है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार कर लिया है और सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा। तो बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से सीजीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र अपना रोल नंबर और संबंधित डिटेल्स के साथ अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा इस साल 1 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक आयोजित की थी। तो वहीं 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी थी। तो आज छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, अब से कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारियां बड़ी की गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से राधा, और जिस तरीके से 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो अध्यक्ष है रेडू पिल्ले, वो जो रिजल्ट जारी करने वाली है। 7 लाख से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य आज तय होने वाला है। 7 लाख से जो ज़्यादा छात्र छात्राएं उन्होंने परीक्षा दी थी और उसके बाद से आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी की है कि अगर कोई भी छात्र छात्राओं को दिक्कत होगी उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। 104 नंबर पर छात्र छात्रा जो है वो फ़ोन लगाकर अब उसके अंदर जो कुछ भी दुविधा होगी उसकी जानकारी वो ले सकते हैं। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय ने तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको शुभकामनाएं दी है और एक तरीके से उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि माता पिता को समझाइश देते हुए भी कहा है कि अगर किसी भी बच्चे का मार्क्स कम आएगा तो उसको डांटिएगा नहीं, प्यार करिएगा, क्योंकि सदा आगे बढ़ने का जो है शुभकामनाएं देते रहिएगा। तो इस तरीके की पोस्ट कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय ने दी है। अब दोपहर 12:30 बजे छात्र छात्राओं का इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी करने का जो समय है वो तय किया गया और सारे स्टूडेंट हैं उसको रिजल्ट का इंतजार है। राधा, बिल्कुल खोमन, तो आज एक बड़ा दिन है बच्चों के लिए और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना ध्यान रखें। अगर थोड़ा रिजल्ट कम भी बनता है तो उसके ऊपर ज़्यादा उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है खोमन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के नेता लगातार ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय आज भी ओडिशा में धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम आज ओडिशा के कोरापुट में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव प्रचार के लिए ओडिशा में रहेंगे। तो आज से अगले 3 दिनों तक अरुण साव ओडिशा में प्रचार करेंगे, जहां वो अलग अलग सीटों पर जाएंगे।
तो इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी ओडिशा के दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता ओडिशा में अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के नेता लगातार ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय आज भी ओडिशा में धुआंधार प्रचार करेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी ओडिशा के दौरे पर हैं। तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए एक के बाद एक धुआंधार प्रचार जारी है। तो तीसरे दौर के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में अब चुनाव खत्म हो गए हैं, मगर प्रदेश के दोनों दलों के नेताओं का काम खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को पड़ोसी प्रदेश में चुनाव प्रचार के काम में लगा दिया गया है। तो अब चुनौती बड़ी है इन नेताओं की, जिनको उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को चुनौती देनी है। कैसे चुनौती देंगे, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर हुए मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को नई जिम्मेदारियां भी मिल गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अब पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी अपना चुनावी जौहर दिखाते नजर आएंगे। उड़ीसा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं और 20 सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उड़ीसा में मोर्चा संभाला हुआ है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कोटपाड़, उमेरकोटे में चुनावी सभाएं की। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव नुआपाड़ा में प्रचार करेंगे। 11 मई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कई इलाकों में बैठकें और कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब जरा वजह जान लीजिए कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के नेताओं को उड़ीसा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। उड़ीसा के कई इलाके छत्तीसगढ़ से लगे हैं। पूर्ववर्ती इलाके में छत्तीसगढ़ का प्रभाव है। दोनों ही राज्यों में सांस्कृतिक समानता भी है। दोनों ही राज्यों के लोगों की आवाजाही ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसके बाद उड़ीसा में चुनाव होने हैं। तो जब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है उड़ीसा के पूरे आधे क्षेत्र से लगा हुआ प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के एक अलग प्रभाव भी है उड़ीसा के जो पूर्ववर्ती इलाके हैं वहाँ, तो इस को देखते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रियों तक का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वरिष्ठ नेताओं का भी वहाँ पर प्रवास है, ताकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनका सहयोग कर सके। इस वहीं कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गौदू का कहना है कि जिन जिन जगहों पर प्रदेश के नेताओं की मांग हो रही है वहां पार्टी के नेता प्रचार करने जा रहे हैं। कल जो है हमारा 7 लोकसभा का चुनाव कल ख़त्म हुआ और आज हमारे सारे नेता जो हैं वो उड़ीसा में जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ प्रत्याशियों का, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी फोरम अपने पार्टी से जहाँ भी जिनकी बात आ रही है वो जाके वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता उड़ीसा के दौरे पर चल पड़े हैं, लेकिन उड़ीसा के चुनाव में कितना असरदार होंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए कितना माहौल बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें मालवा और निमाड़ की हैं। तो राज्य में सियासी तौर पर पूरा फोकस इन दिनों मालवा और निमाड़ पर है। डॉक्टर मोहन यादव भी इस अंचल में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम खंडवा, खरगोन, देवास में प्रचार और रोड शो भी करेंगे। तो वहीं सीएम खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भीकनगांव विधानसभा के खेला पड़ाव में जनसभा करेंगे। तो सीएम खरगोन लोकसभा क्षेत्र के निवाली में जनसभा करेंगे। साथ ही सीएम शाम में देवास में जनसभा और रोड शो भी करने वाले हैं। तो अब मध्य प्रदेश में पूरा फोकस इस बार चौथे चरण पर है, क्योंकि ये आखिरी फेज है। इसके बाद से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो इसलिए भी इस बार बेहद अहम है। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो ये सीटें मालवा और निमाड़ की हैं। तो वहीं राज्य में सियासी तौर पर पूरा फोकस अब मालवा और निमाड़ पर ही है। तो डॉक्टर मोहन यादव भी इस अंचल में तूफानी प्रचार कर रहे हैं और खुद आज डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, खरगोन, देवास में प्रचार करेंगे और रोड शो भी करेंगे। तो इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोटा को लेकर सियासत गर्मा गई है। तो चौथे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ है नोटा वार। तो नोटा के लिए कांग्रेस लोगों से अपील कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को नोटा चाय पिलाई है।
तो लोगों से की जा रही है नोटा का बटन दबाने की अपील। तो ये बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर नोटा को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इससे पहले कल हमने देखा इंदौर में कि पोस्टर वार जारी था। कांग्रेस इस तरफ पोस्टर लगा रही थी ऑटोस पर कि नोटा का बटन दबाएं, तो वहीं बीजेपी लोगों से अपील कर रही थी। बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, भगवा संघ ऑटो के तरफ से पोस्टर लगाए गए कि मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। और अब इसके बाद एक बार फिर पोस्टर वार जारी है, जिसमें नोटा वार शुरू हो गया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ पुनीत विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं। पुनीत, नोटा के लिए कांग्रेस लोगों से अपील कर रही है इंदौर में। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप नोटा के लिए अपील करने लग जाइए। पुनीत जी बिल्कुल दादा, देखिए कल जब मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि नोटा के लिए अपील करना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लगातार कांग्रेस नोटा के लिए अपील कर रही है। आज इंदौर में कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव, गिरीश जोशी और विवेक खंडेलवाल लोगों को नोटा चाय पिलाते हुए नजर आए। उनके हाथ में जो केतली है, उस केतली पर नोटा लिखा हुआ है, जो कप है, कप पे भी नोटा लिखा हुआ है, और लोगों से अपील कर रहे हैं चाय पिलाते हुए कि वे नोटा पर मत जाकर बटन दबाएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस प्रत्याशी विहीन है। ऐसे में उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। बीजेपी का वो समर्थन कर नहीं सकते, लेकिन वो निर्दलियों का भी समर्थन नहीं कर रहे। ऐसे में नोटा की अपील बीजेपी द्वारा, कांग्रेस द्वारा की जा रही है, और उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी पुनीत, तो कांग्रेस एक बार फिर नोटा का अपील कर रही है। कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है इंदौर में, तो कांग्रेस जो है अब नोटा चाय पिलाने में लगी है। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए पुनीत आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर अपनी एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान में भारतीय समाज पर ऐसी नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर नाराज हुए। राहुल गांधी के कथित तौर पर सलाहकार पित्रोदा ने अपने इस बयान से बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए कैसे मुश्किल खड़ी कर दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले विरासत टैक्स और अब रंग भेद। सैम पित्रोदा के एक बयान से आज एक बार फिर सियासत में बवाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री पर भी बयानबाजी की और कहा कि पीएम मोदी हमेशा मंदिर जाते हैं, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. ये वही सैम पित्रोदा हैं जो 2019 चुनाव के पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर चुके हैं। पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, तो अंकल सैम ने ही कहा था दुनिया के साथ डील करने का सही तरीका नहीं है। अंकल सैम के विवादित बोल मार्च 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। मई 2019 सिख विरोधी दंगों पर बोले हुआ तो हुआ। जून 2023 मंदिर बेरोजगारी का समाधान नहीं करेंगे। जनवरी 2024 अंबेडकर की तुलना में नेहरू ने संविधान में ज्यादा योगदान दिया। अप्रैल 2024 देश में विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरने वाले अंकल सैम का बयान सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़क उठे और करारा जवाब दिया। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा।
सैम के बयान से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में चिंता का माहौल पैदा हो गया है और बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। अंकल सैम पर बीजेपी के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है। इंडिया गठबंधन ने भी सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और दूसरी तरफ की सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। मौसम चुनावी है और सैम अंकल ने नस्ल पर बयान देकर कांग्रेस का पूरा मामला डिरेल कर दिया है। अब देखना है कि चुनाव में इसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।